जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरह ही अब एचएएल की भी रिस्ट्रक्चरिंग करने की चल रही है योजना। बीएसएफ ने लॉन्च किया अपना नया कमांड सेंटर। भारत कंसिडर कर रहा है 3 S-400 और 2 S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स की खरीद। और केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि नक्सल्स के साथ नहीं होगा कोई भी सीज फायर। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार अब एचएएल की रिस्ट्रक्चरिंग के ऑप्शंस को भी देख रही है ताकि एचएएल की एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके और ऑर्डर्स को डिलीवर करने की इनकी जो रफ्तार है उसे तेज किया जा सके। और इस रिस्ट्रक्चरिंग वाले प्रोसेस के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है और जिसके तहत कुछ इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ को क्रिएट करने के ऑप्शंस भी शामिल हैं ताकि हर एक एंटिटी एरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग पहलुओं पर पूरी तरह से फोकस कर सके। और एचएएल की रिस्ट्रक्चरिंग खास तौर पर इसलिए भी की जा रही है क्योंकि अभी वर्तमान समय में एचएएल की जो एक मैसिव ऑर्डर बुक है, लेकिन उसके हिसाब से एचएएल की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, जो कि तेजस जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी देरी का कारण बनती है। तो इसलिए एचएएल का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करके अलग अलग एंटिटीज़ बना के इस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के ऑप्शंस को देखा जा रहा है। और इसके लिए एक एक्सटर्नल कंसल्टिंग ग्रुप बनाया गया है जो कि भारत सरकार ने अपॉइंट किया है और उसने एचएएल की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर को रिव्यू करना भी स्टार्ट कर दिया है। बाकी कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कशन चल रहे हैं। और जबकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक पहले योजना ये भी थी जिसमें एचएएल को 3 एंटिटीज़ में स्प्लिट करने का प्रस्ताव था और ये एंटिटीज़ फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर पर फोकस करती। लेकिन उस समय एचएएल की जो ऑर्डर बुक थी वो काफ़ी छोटी थी, जिस वजह से इस योजना को उस समय लागू नहीं किया गया था। और संभावित रूप से जिस तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी निगमीकरण करके उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया गया था, जिसके तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में से ही 7 नई एंटिटीज़ बनाई गई थी जो कि अलग अलग क्षेत्र पर फोकस करती हैं। और उस निगमीकरण वाली प्रोसेस के बाद से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एफिशिएंसी में एक कमाल का इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। तो उसी तरह की प्रोसेस अब एचएएल के साथ भी की जा सकती है। आज सोमवार को बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में एक नए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को लॉन्च किया गया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और इसे विशेष रूप से फोर्स की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के उद्देश्य के साथ बनाया गया है। ये जो सेंटर है ये डीएसएस यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाएगा और जो कि सभी लेवल्स पर कमांडर्स की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेगा। और सीमा सुरक्षा में जो नए नए खतरे उभर कर आ रहे हैं तो उनको भी काउंटर करने में बीएसएफ को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और ऑफिशियल्स का कहना है कि डीएसएस कमांडर्स को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर आधारित ऑपरेशंस को बेहतरीन तरीके से प्लान और एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। और इसके अगले फेज में इस डीएसएस को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, लार्ज डेटा सेट्स और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से सोर्स की गई इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह के अलग अलग डेटा सोर्सेज के साथ भी इंटीग्रेट होगा। द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए अब भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एडिशनल यूनिट्स के साथ साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट्स को भी खरीदने पर विचार कर रहा है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जब भारत ने पहले रशिया के साथ 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब उस कॉन्ट्रैक्ट में एडिशनल 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए फॉलो ऑन क्लॉज भी शामिल था। इसका मतलब यह है कि वो 5 एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसी सेम प्राइस पर मिलेंगे जिस प्राइस पर पहले वाले S-400 भारत को मिले। और इसलिए कुछ अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की 3 एडिशनल स्क्वाड्रंस और S-500 की 2 स्क्वाड्रंस को खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो 400 किलोमीटर की दूरी तक एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। वहीं इसके कंपैरिजन में जो S-500 है वो इससे ज़्यादा एडवांस है और इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। और अगर डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो कुछ सोर्सेज के मुताबिक सर्टेन रडार्स के लिए इसकी डिटेक्शन रेंज लगभग 3500 किलोमीटर तक है और जबकि ऑल्टीट्यूड इंगेजमेंट लगभग 200 किलोमीटर तक है, यानी कि एक तरह की नियर स्पेस कैपेबिलिटी। और ये सिस्टम 5th जनरेशन फाइटर्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, MIRV कैपेबिलिटीज़ वाली इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स, तो इनको भी टारगेट करने में सक्षम है। यानी अगर आसान से शब्दों में कहा जाए तो S-400 एक तरह का एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल शील्ड की तरह काम करता है, वहीं S-500 एंटी हाइपरसोनिक, एंटी ICBM और यहाँ तक कि एंटी सैटेलाइट सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है। आज 29 सितंबर को अंबाला में निलामी ने वायु समन्वय नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी जिसमें आर्मी के स्वदेशी ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स ने कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म किया। बाकी आप सभी जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन्स को काफ़ी व्यापक तरीके से इस्तेमाल किया गया था और उसी ऑपरेशन से मिले लाइसेंस के आधार पर ड्रोन्स की ट्रेनिंग को और तेज किया गया।
वहीं इसी इवेंट के दौरान ANI के साथ बातचीत में कर्नल पुष्पराज पांडे ने कुछ नए इनोवेशंस के बारे में भी जानकारी दी है। जैसे कि उन्होंने बताया कि कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ बनाया है जिसे किसी भी प्रकार के एम्यूनेशन से जोड़कर फायर किया जा सकता है और ड्रोन के माध्यम से उसे ड्रॉप किया जा सकता है और ये ड्रोन के पेलोड के आधार पर काम करेगा। बाकी इस इवेंट के दौरान आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ और ड्रोन्स को भी डिस्प्ले किया गया था, जैसे कि नैनो ड्रोन जो कि 2018 से ही इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है और इसे स्पेशल ऑपरेशंस में सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस नैनो ड्रोन की जो रेंज है वो 2 किलोमीटर की है और इसे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव तो इस दौरान भी मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से डिक्लेयर किया गया कि माओवादिस्ट की तरफ से किसी भी तरह के सीज फायर का ऑफर नहीं है और उन्होंने इस बात को दोहराया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरी कंट्री से माओवादिज्म को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। और गृह मंत्री का स्पष्ट रूप से कहना है कि नक्सल्स के साथ कोई भी सीज फायर नहीं होगा। अगर वे सरेंडर करना चाहते हैं तो सीज फायर की कोई ज़रूरत है भी नहीं, आप अपने हथियार डाल दो, एक भी गोली नहीं चलेगी। और उनका ये भी कहना है कि अगर नक्सल सरेंडर करना चाहते हैं तो उनके लिए लाभदायक पुनर्वास नीति के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन की रिक्वेस्ट पर उन्हें लॉन्ग रेंज की टॉमाहॉक मिसाइल्स देने पर विचार कर रहा है। बाकी यूएस प्रेसिडेंट इस बात पर अंतिम निर्णय लेंगे कि ये डील होनी है या नहीं होनी है। बाकी आपको बता दें कि टॉमाहॉक की रेंज 2500 किलोमीटर तक है, जो कि यूक्रेन को रशिया के खिलाफ एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करने में सक्षम है। और टॉमाहॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और जबकि इस पर रशिया का कहना है कि वे इस बात को बहुत ही ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी गई कोई भी टॉमाहॉक मिसाइल के यूएस द्वारा सप्लाई किए गए टारगेटिंग डेटा का इस्तेमाल करके फायर की जाएगी या नहीं। और जैसे कि रशियन प्रेसिडेंट पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज रशिया में डीप स्ट्राइक करने के लिए यूक्रेन को इंटेलिजेंस और टारगेटिंग सप्लाई करते हैं तो फिर रशिया उन वेस्टर्न कंट्रीज को भी इस वॉर में डायरेक्ट पार्टीज की तरह कंसिडर करेगा। तो प्रश्न यही है कि अगर यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल्स मिलती हैं तो वो मिसाइल्स जब फायर होंगी तो उसका टारगेटिंग डेटा अमेरिका यूक्रेन को देगा या फिर नहीं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइंग मिशन के दौरान चीता हेलीकॉप्टर के क्रैश में मेजर रोहित यादव, मेजर सुरजय चक्रवर्ती और क्राफ्ट्समैन गोपी बिरलंगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2003 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मेजर हरपाल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि चीता हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी की सर्विस में कौन से वर्ष में इंडक्ट किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।